तो हमारे पास हमें बोला है क्वेश्चन नंबर 31 में fx लिमिट x टेंड्स टू 1 fx minus 2 upon x square minus 1 is equal to pi find the value of limits x टेंड्स टू 1 fx तो हमें फाइंड करना है। तो क्वेश्चन देखने में बहुत ही वियर्ड लग रहा है, तो कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे जल्दी आगे बैठिए। तो यहाँ पे हम लिमिट्स ना दोनों पे अलग अलग लगाएंगे। न्यूमरेटर पे हमने अलग लिमिट कर दी, डिनोमिनेटर पे अलग कर दी, क्योंकि अगर हम लिमिट की वैल्यू एग्जैक्टली पुट कर देते तो यहाँ अगर 1 रखते तो 1 में से 1 हमारा डिनोमिनेटर 0, तो हम तो ऐसे लिमिट नहीं लगाते कि जिसमें हमारा डिनोमिनेटर 0 हो जाए। तो क्या होगा, हमने नीचे अलग लिमिट लगा दी और हमने क्या किया, हम इस पूरे को उठा के यहाँ पाई के पास ले गए। देख रहे हो कोई दिक्कत? अब हम यहाँ लिमिट लगा रहे हैं, एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखे बोलो 1, 1 माइनस 1 और पाई से मल्टीप्लाई होने पे कितना आ गया, ये 0 आ गया। ठीक है, अब -2 इधर आके +2, बोलो यही निकालना था, वैल्यू कितनी आ गई 2, खत्म। तो बस डिनोमिनेटर पे लिमिट लगाई, कहां ले गए उसको, पाई के पास। लिमिट हमने पुट यहां आके करी है, यहां 0 आ गया और -2 इधर आके आंसर कितना आ गया 2। गॉट इट? पॉज करो बेटा, बुक दे दो मुझे, छोड़ो। तो क्लास हमें यहाँ पे बोला है फॉर व्हाट इंटीजर्स m and n does the limit x tends to 0 एंड हमें बोला है x tends to 1 एग्जिस्ट। हमें बताना है कि लिमिट 1 और 0 पे कब एग्जिस्ट करेगी, यानी कि मतलब क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्वेश्चन तुमसे ये नहीं पूछ रहा लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही। क्वेश्चन में बोला है फॉर व्हाट इंटीजर्स m and n, m और n में क्या रिलेशन या क्या वैल्यू रहेगी जब बोला है बोथ लिमिट एग्जिस्ट, दोनों ही लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, बट बताओ m और n की वैल्यू क्या रहेगी या उनके बीच में रिलेशन क्या रहेगा, ये हमें फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं। तो पहले बोल रहे हैं 0 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो पहले हम 0 की बात करते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं एट x टेंड्स टू 0। तो जब हम x टेंड्स टू 0 की बात करेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं f0। जल्दी बताओ x 0 की इक्वल कब है, nx plus m। ये रहा फंक्शन, तो रखेंगे nx प्लस m, तो x की जगह क्या रखें 0, तो हमारा आंसर आया सिर्फ m। वैसे एक्चुअली ये तो निकालना भी नहीं है, इससे मतलब नहीं होगा हमारा, मेन हम आगे आते हैं। अब हम आते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट पे और राइट हैंड लिमिट पे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट पे लिमिट 0 का लेफ्ट या 0 के राइट पे क्या फंक्शन है, 0 के लेफ्ट पे है mx स्क्वायर प्लस में n, यहां पर है 0 के राइट में जब 0 से बड़ी है x की वैल्यू बोलो। ठीक है, अब x की जगह क्या रखेंगे बोलो 0 माइनस h का होल स्क्वायर, यहां भी लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह क्या रखें 0 प्लस h। वेरी गुड, एक ही बच्चे की आवाज आ रही, बाकी सारी दुनिया सो रही है। h को 0 रखेंगे, दिस कंप्लीट इज 0, आंसर कितना आया m। यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, हाँ m, और यहाँ पर आएगा m, द आंसर इज m। तो लिखेंगे फॉर लिमिट x टेंड्स टू 1, हमने क्या देखा इनके बीच में क्या रिलेशन आई है, m इज इक्वल टू n, ये रिलेशन हमें एक्वायर हुई है दोनों के बीच में। ऐसे ही सेम, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, क्यों कैसे पता चला दोनों इक्वल है, क्योंकि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। समझ में आया? फॉर एवरी वैल्यू ऑफ m देयर इज ऑलवेज एन इक्वल वैल्यू ऑफ n, दोनों की वैल्यूज यहाँ पर बराबर है। दोनों की वैल्यूज कब बराबर है, किस केस में, x टेंड्स टू 0। आते हैं अभी x टेंड्स टू 1 भी चेक करेंगे। भैया आपको तो कुछ समझ में आ नहीं रहा होगा, काव्य जी आपने वहाँ पे 1 लिखा, कहाँ पे, हाँ अरे वो 0 लिख देना को बता। हाँ तुम्हें कुछ समझ आ रहा है, हाँ बट थोड़ा ही आएगा, तो वीडियो नहीं देखी तुमने कहाँ से कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पर भी आपको वैसे तो f1 करने की जरूरत है नहीं, ये मतलब ये नीड नहीं है, पर हाँ क्योंकि रूल होता है fx निकालना होता है इसलिए निकाल रहे हो, कि इसका कोई मेजर रोल नहीं है। f1 के लिए फंक्शन क्या रखे बोलो, यही फंक्शन है ना जो 1 के इक्वल है, nx प्लस m, तो हम n की x की जगह रखेंगे 1 प्लस में m, तो कितना आया m प्लस n। आगे देखते हैं, तो अब हमारे पास है लेफ्ट हैंड लिमिट, हमारे पास है राइट हैंड लिमिट। जब हमारे पास वैल्यू 1 से कम है
जब 1 से लेस देन चल रहा है x, तो हमारे पास क्या फंक्शन है 1 से लेस देन पर? 1 से लेस देन पर फंक्शन है nx प्लस में m, दे रहा ना 1 से लेस पे। 1 से ग्रेटर पे क्या फंक्शन है अक्षत? लास्ट वाला। ध्यान दो बेटा यहाँ पे, तुम तो सबसे इंपॉर्टेंट बच्चे हो क्लास के। अगले स्टेप में क्या रखेंगे? x की जगह 1 माइनस h प्लस में m। अब h को 0 कर देंगे, 1 में से 0 खाली है, बहुत बढ़िया बेटा। ये 0 थोड़ी हो रहा है, 1 में से 0 गया 1 बचेगा और 1 इंटू n, n प्लस m आएगा। कह रहा है खाली m, नहीं वही बेटा वही वही तो आप बोल रहे थे, वही। h टेंड्स टू 0, x की जगह रखेंगे 1 प्लस h। बेटा देखो h को 0 रखा तो कितना आया? 1 ही आएगा, 1 का क्यूब भी 1, n प्लस m। सो यहाँ पे लिखेंगे एट लिमिट क्या रिलेशन आ रही है? m प्लस n इज इक्वल टू m प्लस n। गॉट इट? चलो पॉज कर दो, एक बार चेक कर लो बीच में आंसर क्या आ रखा है। तो क्वेश्चन ने मेन चीज ये पूछी m और n की किस वैल्यू पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तुम्हारा आंसर ये आया। मैंने क्या लिखवाया? ये लिमिट जब एग्जिस्ट करेगी जब m की वैल्यू किसके बराबर होगी? n के। हर वो वैल्यू m जब बराबर होगी n की तब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। हमने लिखा फॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 m इज इक्वल टू n। फॉर एग्जिस्ट भी लिख दो चाहे आप, कि लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी? जब m किसके इक्वल होगा? n के इक्वल होगा। क्या बात समझ में आ गई? इस केस में भी लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी? जब m प्लस n के इक्वल होगा। ये तो तभी हो सकता है जब m की जो वैल्यू यहां रख रहे हो वही सेम वैल्यू m की आप यहां रखो। देखो इधर देखो, यहां आंसर आया m प्लस n। m प्लस n के कब इक्वल होगा? जब आपने m की जगह 2 यहां रखा तो यहां भी m की जगह क्या रखो? 2। अगर n की जगह 3 रखा है तो यहां भी n की जगह क्या रखोगे? अगर मान लो आपने यहाँ m की जगह 2 रखी है और यहां पे m की जगह 5 रख दिया तो क्या आपका आंसर सेम आएगा? नहीं। तो दोनों केस से हमें क्या रिजल्ट मिला कि लिमिट सब एग्जिस्ट करेंगी जब एवरी वैल्यू ऑफ m शुड बी इक्वल टू एवरी वैल्यू ऑफ n। समझ आया? तो क्वेश्चन ने ये तुम्हें कह दिया कि आपको ये नहीं लिखा, क्वेश्चन ने घुमाया आपको। क्वेश्चन कह रहा है m और n की किस वैल्यू पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो हम बोलेंगे कौन सी वैल्यूज पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी? जब हर वैल्यू m की किसके इक्वल आएगी? n के। समझ में आ गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं डेरिवेटिव्स पे। पॉज करो एक बार। हाँ, और एक और बात ऑन दो को रहती है। कल ना एक्स्ट्रा क्लास हो सकती है पर ग्रुप पर मैसेज आने के बाद घर से निकलना है और वो मैसेज 110% आ जाएगा अगर क्लास होगी, और नहीं आएगा मैसेज तो मतलब ये ना हो कि नहीं आया तो आप पूछ रहे हैं नहीं आया, आपको नहीं आना कि नहीं आया तो मैसेज क्लास नहीं है। मैसेज आ गया तो क्लास हाँ आ जाएगा। कल आपको सुबह 11-12 बजे तक मैसेज आ जाएगा। ठीक है, चलो ध्यान से देखो। डेरिवेटिव्स, पहली बात तो ये समझ नहीं आता कि हम डेरिवेटिव्स पढ़ क्यों रहे हैं। वाई डेरिवेटिव्स क्यों पढ़ रहे हैं? बच्चों को पता ही नहीं होता। सिर्फ ये सिखा देते बच्चों को एक फंक्शन में चेंज किसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव्स है। अब डेरिवेटिव्स है क्या, क्यों पढ़ रहे हैं? देखो क्लास, डेरिवेटिव्स पढ़ते हैं बिजनेस लाइन के लिए, डेरिवेटिव्स पढ़ते हैं सिविल इंजीनियरिंग के लिए, डेरिवेटिव्स पढ़ते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। तो इंजीनियरिंग से तो सीधा सीधा डेरिवेटिव्स का लिंक है। दूसरा बिजनेस लाइन से भी लिंक है। बिजनेस लाइन से कैसे? एक एग्जांपल देते हैं। मान लो आपकी शैम्पूज की कंपनी अक्षत, आप शैम्पू बनाते हैं, ठीक है। अब क्या होगा? आपके शैम्पू बनाने के नंबर्स डिसाइड करेंगे आपके पब्लिक डिमांड्स पे। ये दो चीजें एक साथ रिलेट करती हैं। पब्लिक डिमांड बढ़ गई, शैम्पू की डिमांड बढ़ जाएगी, आप अपने शैम्पूज के नंबर बढ़ा देंगे। पब्लिक डिमांड कम हुई, और दूसरा फैक्टर समझो, आपके शैम्पूज के नंबर्स उस पे भी डिसाइड करेंगे कि आप कितना कॉस्ट रख रहे हो। आपको पता है? एक और बात बताएं, काफी डीप बात है। तो पता है जो टॉप मोस्ट बिजनेसमैन होते हैं ना, वो अपना बिजनेस एक कंट्री की पॉपुलेशन की एज स्ट्रेंथ पे भी रखते हैं। इस समय इंडिया ना यूथ डोमिनेटिंग कंट्री है।
और कुछ सालों बाद इंडिया ना ओल्ड डोमिनेटिंग कंट्री होने वाला है, जो अभी जापान है। डू यू नो दैट? इंडिया में मैक्सिमम पॉपुलेशन अभी यूथ की है, जवान लोग ज्यादा हैं। क्योंकि जैसे हमारे दादा दादी के टाइम में देखो उनके कितने बच्चे हुए थे, हाँ, तो वो वाली पॉपुलेशन है अभी, समझ रहे हो? वी हैव यंगस्टर्स। तो बिजनेसमैन जिस पर गेम खेलता है, तो अभी तुमने देखा च्यवनप्राश के इतने ऐड नहीं आते होंगे, हाँ, जितने रिवाइटल के आते हैं। और पहले च्यवनप्राश के ऐड बड़े आते थे। इसको पॉज करो जरा, इसको थोड़ी हम यहाँ बताना। डेरिवेटिव्स का मतलब होता है एक चीज में चेंज पर दूसरे चेंज के रिस्पेक्ट में। जैसे कि हमने शैम्पू का नेम लिया था, तो पब्लिक डिमांड पे हम प्रोडक्ट्स के नंबर्स को चेंज कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर डेरिवेटिव्स भी यही है कि y आपका कोई फंक्शन है, y आपके शैम्पू के नंबर्स हैं, उसमें चेंज हो रहा है। चेंज को लिखते हैं d से। d stands for change है, ओके? and d is the symbol of differential and upon में हम इस y जो कि शैम्पू के नंबर्स हैं, पब्लिक डिमांड पे चेंज कर रहे हैं। पब्लिक डिमांड है x, कोई दूसरा फंक्शन, और हम लोग लिख रहे हैं dx, तो यानी कि dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। यानी इस फंक्शन में जितना जितना चेंज आएगा ऑटोमेटिकली ये वाला फंक्शन में उतना उतना चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो एक फंक्शन में चेंज हो रहा है दूसरे फंक्शन के चेंज के रेस्पेक्ट में, उसे ही हम लोग यहाँ पे डेरिवेटिव्स कहते हैं। अब डेरिवेटिव्स पे करते क्या है हम लोग, ध्यान सुनना। मान लो आपको दिया है y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस sin x, और बोले डेरिवेटिव निकालो। तो डेरिवेटिव निकालना बहुत सारा है। dy by dx इज इक्वल टू 6x प्लस 2 प्लस cos x। सो दिस इज द डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव्स हम लोगों ने निकाल दी, बहुत जल्दी दे दी। तो ये डेरिवेटिव्स निकालने के लिए ना हमें पढ़ने होते हैं रूल्स। अब रूल्स ध्यान से सीखना। डेरिवेटिव्स यहाँ पे टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट बाय, ध्यान से देखेंगे, बाय फॉर्मूलाज, और सेकंड है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। अब फर्स्ट प्रिंसिपल ना एक ऐसा मेथड है, इतना थका हुआ, जो कि बेचारे 11th वालों को दिया ही जा रहा है, और इसका कोई मतलब नहीं है सीनियर क्लासेस से। सीरियसली कोई मतलब नहीं है, तुम्हें बस रैंडमली यहाँ सीखना है, और बहुत जरूरी भी है सीखना, बिकॉज 11th क्लास के लिए मस्ट है। पेपर में क्वेश्चन आते हैं, तो यू सपोज नॉट टू बी नेग्लेक्ट ओवर देयर। लिमिट h टेंड्स टू 0 fx plus h minus fx upon h, तो दिस इज द फॉर्मूला भी सिखाएंगे तुम्हें। और फॉर्मूला से ये 110% बोल रही हूँ, तुम्हारे पेपर में कंफर्म आएगा भी, तुम्हें सीखना भी है, और तुम्हें इतना अच्छा बेस बनाना है कि तुम्हारे 11th क्लास के बेस पर जो तुम्हारे 12th क्लास के चैप्टर डिपेंड है, कौन कौन से 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि 5 चैप्टर, वो तुम्हारे किसी भी हाल में छूटने नहीं चाहिए। तो ये बेस तुम्हारे पास यहाँ डेवलप होगा। अब बाय फॉर्मूलाज में भी हमारे पास मेथड्स, कुछ और रूल्स भी होते हैं, एंड सम रूल्स। हमारे पास रूल्स क्या होते हैं? रूल्स हमारे पास होते हैं यहाँ पे डिविडेंड रूल, प्रोडक्ट रूल, और हमारे पास है चेन रूल। और ये जो बाय फॉर्मूला है इसे बोलते हैं डायरेक्ट डेरिवेटिव, और ये हमारे पास इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब कोई, तो मैंने खुद से फ्रेम करा है ऐसा, बस छोड़ दो। तो हम लोग डेरिवेटिव्स कितने टाइप से निकाल सकते हैं? बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड या फिर बाय फॉर्मूलाज। और फॉर्मूलाज में कितने रूल्स को फॉलो करेंगे हम लोग यहाँ पे? डिविडेंड रूल, प्रोडक्ट रूल एंड चेन रूल। इन रूल्स के अलावा फॉर्मूलाज और भी हैं, तो उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। फटाफट से ये बनाइए और पॉज करिए एक बार।